तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ नंबर, क्लास 8, चैप्टर नंबर 3। काफी बड़ा चैप्टर है और जो नई एनसीईआरटी है, बच्चे समझते हैं कि नई एनसीईआरटी में सिर्फ स्टोरीज दी हुई हैं, ज्यादा कंटेंट नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए और याद रखने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है आपके इस कोर्स पर पढ़ सकता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरीके से जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनका दुनिया में पहली बार डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी, किस तरीके से स्मॉल स्मॉल इन्वेंशंस ने जो आज के नंबर जो हमें पता चलते हैं या जो काउंटिंग नंबर आज हम यूज करते हैं उनका इन्वेंशन किया। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं जिन्होंने अपने बेसिक आइडियाज के थ्रू आज जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया या उसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि काउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी इंसानों को, क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से इंसान काउंटिंग करना चाहते थे। तो देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ एक फैक्टर जो चैप्टर में दिए हुए हैं वो फैक्टर्स हैं। एक तो जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ कि भैया आपका ये देखो कि टाइम को ट्रैक करने के लिए, मौसम्स को ट्रैक करने के लिए और अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक रोल था। अब कैसे समझ सकते हैं इस बात को, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जब जो प्रारंभिक इंसान थे, जो शुरुआत इनिशियल ग्रेट ग्रेट इंसेस्टर्स थे हमारे, उन्होंने देखा कि कभी तो अचानक से बहुत तेज धूप पड़ने लगती है, कभी आंधी तूफान आने लगते हैं, कभी बरसात होने लगती है, कभी अचानक से ठंड आ जाती है, ठंड में फिर ओले पड़ने लगते हैं, बर्फ पड़ने लगती है। तो इन सब की जो कैलकुलेशन है कि कब ठंड पड़ेगी, कब बरसात होगी, कब बारिश आएगी, कब धूप निकलेगी, इन सब की एग्जैक्ट कैलकुलेशन रखने के लिए या मौसम को समझने के लिए उन्होंने चीजों को काउंट करना शुरू करा। उन्होंने आसमान में देखा कि कई बार जो है ना चांद बड़ा दिखाई देता है, फिर और चांद छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। और इस चांद के मूवमेंट से क्या मौसम पर कोई फर्क पड़ता है, सूर्य के मूवमेंट से क्या मौसम पर कोई फर्क पड़ता है। इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए उन्होंने पहली बार इन चीजों को लिखना शुरू करा कि भाई चांद का जो मूवमेंट है उसे लिखना शुरू करा उन्होंने। ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमको मिलते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। दूसरा क्या है कि जो उनके लाइव स्टॉक्स थे, लाइव स्टॉक्स का मतलब कि वो जो पशु पालते थे, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट, ये सब जो हम पशु पालते थे, जब हम इनको रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक कि मान लो आप इनको जंगल में घुमाने ले गए, चराने ले गए, और वहां पर आते टाइम एक गाय जो है जंगल में भटक गई या एक भेड़ आपकी जंगल में भटक गई। तो आप किस तरीके से इसको ट्रैक करोगे कि मैं कितनी भीड़ लेके गया था और कितनी वापस लाया। ठीक है। या मान लो कि किसी शिकारी का शिकार हो गई, ठीक है, या मान लो कि कोई बीमारी से मर गई, तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि जो आपका लाइव स्टॉक है वो बढ़ रहा है या घट रहा है या उतना ही है ना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों हमने काउंटिंग शुरू करी, वो थी ऑफरिंग के लिए और ट्रीट्स के लिए। ऑफरिंग और ट्रीट्स का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने बहुत सारे गेहूं है मेरे पास, पर मेरे पास चावल नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे चावल हैं पर उसके पास गेहूं नहीं है। तो आपस में ट्रेड हो जाता था, वो उसको चावल दे देता था और चावल के बदले में वो उसको गेहूं दे देता था। तो ये ट्रेड के लिए भी उन्होंने काउंटिंग करना शुरू करा कि किसके बदले में कितना सामान दिया जाएगा। दूसरा, राजाओं को या उच्च जो अधिकारी हुआ करते थे उनको ऑफर करने के लिए, या फिर भगवानों को या जिनकी वो पूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे, उनको ऑफर करने के लिए भी उन्होंने इस चीज का को काउंट करना शुरू करा। ठीक है। फूड की क्वांटिटी के लिए भी चीजों को काउंट करना शुरू करा। जब इंसानों ने खेती की तो खेती में जो फूड की क्वांटिटी है उसको काउंट करने के लिए, फूड की क्वांटिटी को काउंट करने के लिए भी उन्होंने काउंटिंग नंबर्स या काउंटिंग शुरू करी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसी बात को और डिटेल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई जो इनिशियल ह्यूमंस थे उन्होंने चांद का जो मूवमेंट है,
जो फुल न्यू मून और फुल मून के बीच में जो चांद का मूवमेंट है उसको काउंट करना स्टार्ट करा। और उसको काउंट करने के लिए वो मार्किंग किया करते थे, निशान बनाया करते थे, दीवारों पर, हड्डियों पर, लकड़ियों पर, जहां भी वो निशान बना सकते थे वहां पर वो निशान बनाया करते थे। ठीक है, इसी तरीके से। और मून के मूवमेंट के लिए उन्होंने फिर सन का मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि सन के मूवमेंट से ही कभी आपने देखा होगा कि भाई सन का जो मूवमेंट है उसी से जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ऐसे ही जो मून का मूवमेंट है, इससे हमारी बॉडी में या हमारे मेंटल स्टेटस में बहुत ज्यादा चेंज आते हैं। इन चीजों को भी स्टडी करना उन्होंने शुरू करा। ठीक है, तो धीरे धीरे इन सब चीजों को ट्रैक करना शुरू करा। अब उनके पास उस टाइम पे नंबर्स तो थे नहीं, तो और ना ही उनपे कोई पेड़ था, ना ही उनपे कोई लिखने के लिए पेंसिल कलम या पेन हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, मार्किंग किया करते थे, जमीन पर, पत्थरों पर, गुफाओं की दीवारों पर, लकड़ियों पर, हड्डियों पर, जहां भी उनको मिल जाता था वो मार्किंग किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की मार्किंग होती थी। आगे चलते हैं जी। आगे हम क्या बता सकते हैं कि ठीक है, अब यही सब चीजें इसमें बताई गई है। मार्किंग के लिए इन्होंने जो बेसिक टेक्निक्स डेवलप करी, उसमें कई सारी छोटी छोटी बेसिक टेक्निक्स थी, या काउंटिंग के लिए भी आप कह सकते हो, इनिशियल स्टेज ऑफ काउंटिंग के लिए इन्होंने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी, जिसमें कि हम बोलते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग का क्या मतलब होता था कि जैसे किसी किसान के पास, मान लो कि किसी किसान के पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, किसी किसान के पास 5 गाय हैं। किसी किसान के पास 5 गाय हैं, एक गाय, 2 गाय, 3 गाय। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलर लेते हैं ये, साइज लेते हैं ये। ठीक है, तो एक गाय ये हो गई, दूसरी गाय ये, तीसरी गाय ये, चौथी गाय ये, पांचवी गाय ये। तो ये 5 गाय हैं। तो ये क्या करता था किसान, कि जब इन 5 गायों का इसको हिसाब रखना होता था, तो उतनी ही लकड़ियां या कोई ऑब्जेक्ट या पत्थर ये अपने पास रख लेता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 गायों को घुमाने लेके जा रहा है या जंगल में लेके जा रहा है, तो ये जब जंगल में घर से निकलता था तो ये 5 लकड़ियां अपने पास रख लेता था, हर गाय के लिए एक लकड़ी, या 5 पत्थर अपने पास रख लेता था, हर गाय के लिए एक पत्थर अपने पास रख लेता था। फिर लौटते टाइम जब वो घर में अंदर जाती थी या अपने बाड़े में जाती थी गाय, तो उन 5 लकड़ियों से हर गाय को कंपेयर किया जाता था कि भाई एक गाय आ गई तो एक लकड़ी वापस इसने अपने एक जगह पे रख ली, दूसरी गाय आ गई तो दूसरी लकड़ी वापस अपने इसने एक जगह पे रख ली। इस तरीके से अगर कोई लकड़ी बच जाती थी तो वो समझता था कि उसकी जो गाय है वो जंगल में खो गई है या शिकारी का शिकार हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो मतलब मैचिंग किया करते थे, गाय को लकड़ी से, गाय को किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या अपने पशुओं को किसी ऑब्जेक्ट से या लकड़ी से मैचिंग किया करते थे। और मैचिंग करने पर उनको पता चल जाता था कि उनको उनकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, वो इस तरीके से मार्किंग और मैचिंग किया करते थे। अब यही आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर, जो टैली मार्किंग आप पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर जो टैली मार्किंग आप पढ़ते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम नंबर्स को काउंट करने के लिए, जो हमारे पास रॉ डेटा होता है तो उसको काउंट करने के लिए हम टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो बेसिक टेक्निक है वो 1-to-1 मैपिंग का ही एडवांस रूप है, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1-to-1 मैपिंग सभी को समझ में आ गई होगी। बाई मैचिंग वन काउ टू अ वन स्टिक, अ हर्डर नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ द हर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट से एक काउ को कंपेयर किया जाता था, ये एक स्टिक से एक काउ को कंपेयर किया जाता था, और इस तरीके से वो एग्जैक्ट साइज बता सकता था कि उसके पास कितनी गाय हैं, साइज या क्वांटिटी, कितनी गाय हैं, कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी थी। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग में काफी सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? स्टिक एंड पेबल्स की एक प्रॉब्लम थी कि उनको कैरी करना पड़ता था। जब भी वो, मान लो अगर किसी किसान के पास 100
गाय हैं, या मान लो किसी किसान के पास 200 500 1000 गाय हैं, ऐसी गाय भी होती थी। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े जो किसान होते थे उनके पास 1000 गाय 2000 गाय भी हुआ करती थी, या पशु हुआ करते थे। तो उनको जब वो हर बार उनको घुमाने ले जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, 1000 पत्थरों को या 1000 लकड़ियों को या 1000 किसी ऑब्जेक्ट को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। अब ये कैरी करने की अपनी ही प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है कि वो कैरी करते टाइम ही कहीं खो जाए कुछ ऑब्जेक्ट, उसमें से गिर जाए टूट जाए, तो उस केस में फिर आपको काउंटिंग करने में बहुत मुसीबत होती थी। दूसरी चीज, उसको कैरी करके ले जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई उसको 1000 पत्थरों को अपने साथ आप लेके घूमोगे पूरे दिन। ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हर्डर थे या जो पशुपालक थे, उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट डिफरेंट गुफाओं पर, आप देखते हैं कि जो एशियंट टाइम में जो हमें आदि मानव की गुफाएं मिली हैं उसमें दीवारों पर मार्किंग की जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने मार्किंग करना शुरू करा। ठीक है, दीवारों पर, पत्थरों पर, लकड़ियों पर, हड्डियों पर, जो भी ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सकती थी, ऐसी चीजों पर मार्किंग करना शुरू करा। तो और ये मार्किंग हर चीज के लिए होती थी, ऐसा नहीं है सिर्फ गाय भैंसों के लिए ही मार्किंग हो रही है। ये मार्किंग जो भी चीज उन्हें याद रखनी से पड़ती थी, या जिसको भी वो काउंट करते थे, जिसका भी वो डेटा कलेक्ट करते थे, उसको लिए वो मार्किंग कर दिया करते थे। जैसे एक दो बोन हमें मिली हैं, ठीक है, एक है आपका लुबाम्बो बोन और एक है आपका ईशांगो बोन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक जस्ट मिनट, ये है लुबाम्बो। ठीक है, ये जो बोन है, ये वाली जो बोन है, इसको हम बोलते हैं लुबाम्बो बोन। और इस लुबाम्बो बोन पर इस तरीके के 29 कट्स या 29 लकीरें मिली हैं। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, ये कहाँ मिली है, ये साउथ अफ्रीका में मिली है। कहाँ पे मिली है, साउथ अफ्रीका में मिली है। कितने साल पहले मिली है, लगभग 44,000। कार्बन डेटिंग से आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि लगभग 44,000 साल पुरानी ये हड्डी है। 29 डिफरेंट नोचेस हैं इस पे, कट्स हैं इस पे। और ये प्रोबेबली ये लूनर कैलेंडर के लिए, लूनर कैलेंडर होता है मून के मूवमेंट को नापने के लिए। तो मून का जो मूवमेंट है, मून का मूवमेंट है, उसको काउंट करने के लिए हम इस इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक टाइम का ये मान लो कि ये एशियंट कैलेंडर है कि चांद के मूवमेंट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक जो लकड़ी हमें मिली है उसको हम बोलते हैं ईशांगो बोन। ये जो ईशांगो बोन है, ये मिली है आपको साउथ अफ्रीका में ही मिली है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, और इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगता है आर्कोलॉजिस्ट को कि लगभग ये 20,000 से 35,000 साल पुरानी है। और इस पर जो है नोचेस का जो अरेंजमेंट है वो कॉलम्स में, मतलब ग्रुप्स में है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। नॉचेस आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक कॉलम्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, कॉलम्स में नॉचेस को अरेंज किया गया है। ये भी काउंटिंग टेक्निक्स होती थी उस समय की। तो इस तरीके से उस टाइम के जो ह्यूमंस हैं इन चीजों को काउंट करके रखते थे। ठीक है, और इसी से फर्दर फिर इन नोचेस को मार्किंग नॉचेस और टेली मार्क्स कट इनटू surfaces like bone, curve, cave of the wall in one of the oldest method of number representation for every object counted. परमानेंट मार्क्स आर मेड। ठीक है, तो इस तरीके के परमानेंट मार्क्स बनाते थे। अब इन्हीं को हम बाद में जाके टैली मार्क्स बोलते हैं। टैली मार्क्स की डेफिनेशन आपको आ सकती है कि टैली मार्क्स की क्या डेफिनेशन है, तो आप नोट कर सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन बाय मेकिंग द नोचेस makes cut on a surface such as bone and wall of the cave. These marks are also called tally marks. इन मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, आज भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जब हमें एक बड़े डेटा को गिनना होता है कि उसमें कितने वंस हैं या कितने टू हैं या कितने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ टैली मार्क्स, इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ हैवी
heavy pouches of sticks. Early human being making permanent notches on the bones and caves ऑफ वॉल। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी लकड़ियों पे जब ये जो अर्ली ह्यूमंस थे ये क्या करते थे कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को या बहुत क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखने की बजाय इन्होंने क्या करा कि एक लकड़ी ली। अब मान लो किसी हर्डर के पास जो है 100 गाय हैं तो उसने उस पर 100 मार्क लगा लिए और वो लकड़ी अपने पास रख ली। आते टाइम फिर उन्हीं मार्क से वो गायों को गिन काउंट कर लिया करता था। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी गुफाओं पर जो है ना आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, पोस्चर्स दिखाई देते हैं या टेलीमार्क्स टाइप की स्टिक्स, लंबी लंबी लकीरें या आड़ी टेढ़ी लकीरें दिखाई देती हैं। वो लकीरें भी हडरर बनाया करते थे जब वो अपनी गायों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो वो दीवारों पर उतनी मार्किंग कर जाते थे और बाद में आते टाइम उन मार्किंग से अपने पशुओं को गिन लिया करते थे। और उसी चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लुबाम्बो बोन। ये लिखा हुआ है लुबाम्बो बोन 44 years old has 29 notches probably the lunar calendar। ये कई बार बोला गया है इस बुक में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लुबाम्बो बोन क्या थी, कहाँ मिली थी, कितने साल पुरानी है ये और इसको प्रोबेबली किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इस चैप्टर में बार बार आया तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है लुबाम्बो बोन को लेकर। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक जो थी किसी चीज को काउंट करने की, जो अर्ली मेथड्स थे काउंटिंग के उनको काउंट करने के लिए जो सेकंड टेक्निक इस्तेमाल होती थी वो होती थी साउंड्स या अल्फाबेट्स। मतलब कुछ वर्ड्स या साउंड का इस्तेमाल करते थे हम अपने पशुओं को नाम देने के लिए या उनको पहचान देने के लिए या उनको बुलाने के लिए। आज भी आप लोग देखते हैं कि जैसे हमें किसी पशु को बुलाना है तो उसके जो पालने वाले होते हैं, जो पशु को पालते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाजें निकालकर उसको बुलाते हैं। या आपने सुना होगा कृष्ण जी जो है अपनी गायों को बांसुरी बजाकर बुलाते थे या बांसुरी बजाकर उनको उनको जंगल में घास चराने ले जाते थे। तो इस तरीके की अब पहले हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करा अपने अपने लाइव स्टॉक से। ठीक है, लेकिन उस तरीके में बहुत सारी कमियां थी क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना इम्पॉसिबल था, उनको अपने साथ ले जाना, फिर ऑब्जेक्ट खो जाए तो और दिक्कत है। अब यहाँ पर इंसान क्या कर रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस वो साउंड से, आवाजों से या नामों से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने अपने पशुओं को, जिससे कि उनको पहचानना और बुलाना इजी हो जाता है। ठीक है, इनको ही बाद में जाकर इनसे ही बाद में जाकर, क्योंकि उस टाइम पर कोई रिटन लिखने की कोई पैटर्न तो हमारे पास था नहीं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन हाँ साउंड्स और अजीब अजीब नाम जरूर थे। ठीक है, बाद में उन्हीं चीजों को उन्होंने अल्फाबेट की फॉर्म में लिखना भी इस्तेमाल करा, लिखना भी शुरू करा। ठीक है, तो दूसरी जो टेक्निक आती है काउंटिंग की वो आती है अल्फाबेट्स एंड साउंड्स। ठीक है, अब अल्फाबेट्स एंड साउंड से भी इंस्टेड ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट ह्यूमन यूज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ स्पोकन साउंड और नेम्स बाय मेकिंग वन टू वन मैपिंग विद द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, यू कैरी द स्टिक इन योर हेड। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या करा कि पहले वो स्टिक्स को फिजिकल रूप में रखते थे, अब वो स्टिक्स उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे साउंड्स हैं। आज भी आप देखते होंगे कि कुछ वीडियोस में जो है ना गायों को, कुत्तों को या दूसरे पालतू जानवरों को आवाजों से या नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, या काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इनको अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू करा। अब इन दोनों जो टेक्निक्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग की दो टेक्निक्स, और ये जो है आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। दो टेक्निक्स आपको समझ में आनी चाहिए और इन पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साउंड्स में जो है ना या अल्फाबेट्स में, अब इसमें क्या था, डिफरेंस क्या था दोनों में, देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट स्टिक और टेलीमार्क्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड साउंड या अल्फाबेट्स। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस यू कैन ऑलवेज ऐड अनदर स्टिक।
ठीक है, इसकी खासियत ये थी। इसमें अच्छाई क्या थी साउंड्स में, कि ये वेटलेस थे, इजी टू कैरी थे, द सीक्वेंस एंटायरली इन योर मेमोरी, और सीक्वेंस पूरी की पूरी आपकी मेमोरी में रहती थी। इनकी अब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की लिमिटेशन क्या है? टेंजिबल बट हैवी, काउंटिंग 1000 काउज रिक्वायर 1000 स्टिक्स। ठीक है, ये टेंजिबल तो थे लेकिन ये हैवी थे। ठीक है, हैवी इन द सेंस कि इनको कैरी करना बहुत मुश्किल था, इनसे काउंटिंग करना भी आसान नहीं था। ठीक है, 1000 गाय हैं तो 1000 ऑब्जेक्ट्स या स्टिक्स आपको रखनी पड़ेंगी उनको काउंट करने के लिए। अब साउंड्स में क्या प्रॉब्लम थी उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई साउंड्स में क्या था, हार्ड लिमिट। ठीक है, यू रन आउट ऑफ लेटर्स, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि भाई आप एक गाय को एक साउंड से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे को दूसरे से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मान लो 1000 गाय हैं तो किसी भी लैंग्वेज में 1000 साउंड्स क्रिएट कर पाना या 1000 अल्फाबेट्स क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, और हो भी जाए तो उन्हें उसी सीक्वेंस में अपने दिमाग में याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों ही टेक्निक्स में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो अर्ली ह्यूमंस ने कुछ नई टेक्निक्स डेवलप करी अपनी चीजों को काउंट करने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जो है हमारे ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, और जो भी इसमें जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और इसका जितना भी मटेरियल पॉसिबल हो पाएगा एक बच्चे को इसको अच्छे से तैयार करने के लिए, वो सब हम उस ग्रुप में डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा।